चलो असीम तो स्टार्ट करते हैं फिर आज टेस्ट क्रॉस के बारे में। कल हमने आपके मेंडल के एक्सपेरिमेंट किए थे तो हम आपका टेस्ट क्रॉस तक पहुंच गए थे। ठीक है, चलो ठीक है असीम था, तो हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में। ठीक है, कल हमने यहीं पे ही आपका टॉपिक मतलब छोड़ा था कि हम टेस्ट क्रॉस के बारे में थोड़ा सा बताया था, लेकिन आज उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस होता क्या है, पहली बात तो ये जान लेते हैं कि हम टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं। अब आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि जो हमारे पास आपके डोमिनेट ट्रेट होता है, वो हमारे पास आपका डोमिनेट ट्रेट जो होता है आपका होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होता है और आपका हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं हमारे पास जो टॉल हाइट होती है पी प्लांट के अंदर। अब आपको पता है कि जो टॉल हाइट है इसका जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है और इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये फाइंड करना चाहे कि जो हमारा प्लांट हमें टॉल नजर आ रहा है ये होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसी के लिए हम करते हैं आपका टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप एक्सप्लोर करने के लिए, अननोन जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए। क्योंकि देखिए अगर मान लेते कि हाइट ड्वार्फ है तो वहां हमें कोई डाउट नहीं है, ड्वार्फ के केस में हमेशा क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन ही होगी। लेकिन टॉल हाइट के केस में हमारे पास जीनोटाइप ये भी हो सकता है और हमारे पास ये भी हो सकता है। अब इसको हम कैसे करते हैं, टेस्ट क्रॉस में क्या चीज करते हैं, जो भी हमारे पास आपका अननोन जीनोटाइप है हमेशा हम उसकी क्रॉसिंग करवाएंगे आपकी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। एक बार मैं यहाँ पे आपको क्रॉस बना के दिखाती हूँ। टेस्ट क्रॉस में हम किस किस की क्रॉसिंग करवाते हैं, हमारे पास क्या है, जो भी एक डोमिनेट फिनोटाइप है। अब ये देखिए जो सॉरी जो डोमिनेट क्या है जी, हाँ फिनोटाइप क्या हो गया, टॉल हाइट के ले लेते हैं यहाँ पे। डोमिनेट फिनोटाइप मान लेते हैं टॉल हाइट, कहाँ पे, पी प्लांट के अंदर। अब जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये हो सकता है और ये हो सकता है, हमें नहीं पता कि इन दोनों में से क्या है। तो इसका हमें क्रॉस करवाना है किसके साथ, हम क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस, नोट कर लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेसिव पेरेंट के साथ। जो भी अननोन जीनोटाइप है उसका क्रॉस किसके साथ करवाएंगे, होमोजाइगस रिसेसिव, सॉरी क्या लिख दें यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। अब होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इस केस में क्या होगा, ड्वार्फ हाइट वाला मतलब स्मॉल टी के साथ। अब एक बार इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं, यहाँ पे क्रॉस बना के देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्रॉस बना के देखते हैं, ठीक है, उससे ही आपको समझ में आएगा। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे टेस्ट क्रॉस क्या है, अननोन जीनोटाइप है, यहाँ पे इसको सेंटर में लिख लेते हैं, टॉल हाइट है। अब इसका जीनोटाइप ये और ये कुछ भी हो सकता है। अब हमें इन दोनों का क्रॉस ये है कि ये है, इसको हमें फाइंड करना है। किसके साथ इनका क्रॉस करवाएंगे, हम क्रॉस करवाएंगे स्मॉल टी और यहाँ पे भी स्मॉल टी। अब आपको पता है स्मॉल टी क्या है, होमोजाइगस जीनोटाइप है और इस केस में जिसका जीनोटाइप स्मॉल टी होगा उसकी हाइट क्या होगी,
ड्वार्फ होगी। तो ड्वार्फ हाइट तो हमेशा ही आपको पता है कि हमें होमोजाइगस कंडीशन में ही देखने को मिलती है। तो यही होता है टेस्ट क्रॉस कि हमारे पास जो आपके अननोन जीनोटाइप है, मतलब जो डोमिनेट फिनोटाइप है, उसका क्रॉस करवाना होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। अब यहाँ पे देखिए इस क्रॉस को करके देखते हैं। पहले ये वाला केस करके देखते हैं, 1 वाला, फिर आपका सेकंड वाला करके देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास पेरेंट इसमें ये वाला है। अगर मान लेते हैं पहला केस कि जो हमारे पास यहाँ पे टॉल हाइट है, उस प्लांट का जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस है, और हम इसका क्रॉस कर... तो सॉरी वो भी कनेक्शन कट हो गया था। तो अभी हमने क्या कहा कि हमारे पास पहला केस मान लेते हैं कि जो प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या है, वो आपका होमोजाइगस कंडीशन में है, प्योर टॉल है। अब इसका क्रॉस हम किसके साथ करवाएंगे, स्मॉल टी के साथ, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। अब इनके गैमेट्स बना लीजिए। यहाँ पे एक ही टाइप का गैमेट पॉसिबल है, ओनली कैपिटल टी, और यहाँ पर भी एक ही टाइप का गैमेट पॉसिबल है, स्मॉल टी। तो देखिए जब एक ही गैमेट पॉसिबल है तो इनकी प्रोजेनी क्या होगी, सारी ही क्या होगी, सारी प्रोजेनी जितने भी यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बनेंगे सारे कैसे होंगे, ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे जब हमने इस होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ का हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमें सारे प्लांट कैसे मिल रहे हैं, सारे प्लांट टॉल मिल रहे हैं, कोई भी प्लांट हमें यहाँ पे ड्वार्फ नहीं मिला। इससे हमें क्या पता चलता है कि वहां पर जो अननोन जीनोटाइप था वो क्या है, हमारे पास होमोजाइगस टॉल है। लेकिन सेकंड केस मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि जो हमारे पास वहां पे आपका जो टॉल प्लांट था वो कैसा था, वो आपका हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन में था, इस वाली कंडीशन में हेट्रोजाइगस टॉल था। अब इसका यहाँ पे क्रॉस करवा के देखिए। अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे वो आपका हेट्रोजाइगस टॉल है, तो उस केस में यहाँ पे दो दो गैमेट बनेंगे, एक तो कैपिटल टी वाला गैमेट बनेगा और सेकंड बनेगा स्मॉल टी वाला। लेकिन यहाँ तो एक ही टाइप का गैमेट पॉसिबल है, ओनली स्मॉल टी। अब इस केस में देखिए यहाँ पे इसको बना के देखते हैं, इसमें क्या होगा, जो हमारा कैपिटल टी है इसके साथ कंबाइन कर सकता है। यहाँ पर देखिए ये वाला भी क्या है, ये भी हमारे पास टॉल हाइट वाला ही होगा। और इसके बाद अगर ये वाला है तो यहाँ पे हमारे पास हाइट कैसी हो जाएगी, इस केस में हाइट हो जाएगी हमारे पास आपकी ड्वार्फ। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या चीज पता चली कि यहाँ पे हमारे पास जो अननोन जीनोटाइप है वो कैसा है, वो आपका हेट्रोजाइगस टॉल है। अगर उनके ऑफस्प्रिंग कैसे आ रहे हैं, 50% टॉल आ रहे हैं और 50% क्या आ रहे हैं, ड्वार्फ आ रहे हैं। तो अगर हमारे पास 100% प्रोजेनी टॉल आ रही है तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो अननोन जीनोटाइप था वो आपका कैसी वाली कंडीशन में है, होमोजाइगस टॉल है। लेकिन अगर उनकी प्रोजेनी 50% टॉल एंड 50% डॉर्फ आ रही है तो हमें ये पता चलता है कि अननोन जीनोटाइप क्या था, आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट था। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उसको करके देखते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है हमारे पास आपका पी प्लांट का फ्लावर का कलर, हाँ फ्लावर कलर दिया है, जो एनसीईआरटी में डायग्राम इसको देखते हैं। वहां पे क्या दिया है, जो पी प्लांट है उसके अंदर फ्लावर का कलर। अब आपको पता है कि फ्लावर कलर जो है हमारे पास पी प्लांट के अंदर दो है, कौन कौन से, एक हो सकता है वायलेट और दूसरा हो सकता है व्हाइट। और आपको पता है वायलेट क्या होता है, ये डोमिनेट होता है, और व्हाइट क्या होता है, व्हाइट होता है रिसेसिव। अब एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि इस वायलेट को हम आपका कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डब्ल्यू सिंबल देते हैं वायलेट को, और व्हाइट देते हैं यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू को। अब सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास व्हाइट कलर का जो फ्लावर है वो तो हमेशा इस होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा, लेकिन हमारे पास सॉरी हाँ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, लेकिन हमारे पास ये जो आपका वायलेट कलर है ये आपका
इस होमोजाइगस इसमें भी एक्सप्रेस हो सकता है और हमारे पास इस हेट्रोजाइगस में भी हो सकता है। सॉरी ये थोड़ा लग नहीं रहा, इसको ऐसे बना लेते हैं। होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो सकता है और आपका हेट्रो में भी हो सकता है। कौन सा कलर? वॉयलेट कलर। किसमें? इन केस ऑफ पी प्लांट। लेकिन जब स्मॉल डब्ल्यू होगा, होमो कंडीशन है, तभी हमें वाइट नजर आएगा। तो एनसीईआरटी में ये पूछा गया कि अब किसी भी हमारे पास फ्लावर है, पी प्लांट का फ्लावर है और कैसा फ्लावर है? वॉयलेट कलर का। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस पे लगाया है कि कैपिटल डब्ल्यू है और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है। हमें नहीं पता, इसको बताइए आप कैसे करोगे। तो अब इसमें वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे जो हमारे पास ये अननोन प्लांट है इसका क्रॉस करवाएंगे इस वाइट के साथ। और ये वाइट कैसा है? होमोजाइगस रिसेसिव है। तो करके देख लीजिए यहाँ पे कैसे क्रॉस होगा। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको पूरा स्क्वारी वो कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे कर लो और एक इधर कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहला ये वाला देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों केस में हमारे पास ये व्हाइट वाला तो सेम रहने वाला है। एक जगह इसके गैमेट्स लिख लो, स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे लिख दो स्मॉल डब्ल्यू और यहाँ पे कोई और कलर यूज कर लेते, ग्रीन यूज कर लेते कि हमारे पास जो आपका जीनोटाइप पेरेंट का ये हो सकता है, मतलब होमोजाइगस हो सकता है और आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन हो सकती है, स्मॉल डब्ल्यू। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के देखिए। एक तो ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ पर भी वही बनेगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, आप मुझे खुद ही बताइए इस प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास डोमिनेट जीन भी है, तो सॉरी डोमिनेट एलील भी है और रिसेसिव भी है। लेकिन इस केस में फ्लावर का कलर क्या होगा? फ्लावर हमारे पास होगा आपका वॉयलेट। ये भी वॉयलेट ही होगा, ये भी वॉयलेट होगा, ये भी वॉयलेट होगा। तो यहाँ पे जितने भी प्लांट हमें मिले हैं, सारे प्लांट कैसे मिले हैं? ऑल प्लांट्स, मतलब 100% फ्लावर हमें कैसे मिलेंगे? आपके वॉलेट कलर के ही मिलेंगे। अब सेकंड केस यहाँ पे लेके चलते हैं। कैपिटल डब्ल्यू था, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू आ गया यहाँ पे, ये वाला कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। तो ये वाला हमारे पास आपका वॉलेट होगा, ये भी वॉलेट होगा, ये वाइट होगा और ये वाला वाइट होगा। तो इस केस में क्या हुआ? 50% फ्लावर वॉलेट कलर के और 50% कैसे हैं? वाइट है। कब? जब हमारे पास अननोन जीनोटाइप क्या है? आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। तो टेस्ट क्रॉस हम इसीलिए करते हैं कि जो भी डोमिनेट फिनोटाइप है, हमें नहीं पता कि उसका जीनोटाइप क्या है, उसको जस्ट ओनली फाइंड करने के लिए तो क्या करना होता है, बस हमें उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ उसका क्रॉस करवाना होता है। अब यहाँ पे एक बार आपका एनसीईआरटी वाला भी देख लेते हैं जो कल हमने किया था आपका। ये देखिए यहाँ पे ये वाला डायग्राम कल हमने देखा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ये सेंटर में एक पर्पल फ्लावर, मतलब वॉलेट कलर का फ्लावर दिखाया है और इसका डोमिनेट फिनोटाइप है, मतलब वॉलेट कलर है। लेकिन जीनोटाइप क्या है? अननोन है। ये वाला है कि ये वाला है, हमें नहीं पता। तो उन्होंने इसका क्रॉस किसके साथ करवाया, मतलब इस फिनोटाइप का क्रॉस करवाया होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। और इसका जीनोटाइप क्या है? स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब देखिए जब हमारे पास जीनोटाइप क्या था? होमोजाइगस कंडीशन थी, तो सारे प्लांट कैसे हैं? वायलेट कलर के हैं। तो इससे हमें इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? अननोन प्लांट कैसा है? होमोजाइगस डोमिनेट है, मतलब यहाँ पे वो आपकी
होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट था। लेकिन अगर हमारे पास वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, ये देखिए आप ये वाला, तो इसमें देख सकते हो कि 50% हमें आपके वॉलेट कलर के मिल रहे हैं एंड 50% कैसे मिल रहे हैं, व्हाइट मिल रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अननोन फ्लावर क्या होगा आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस को करते हैं। तो यहाँ पे आप थ्योरी भी देख सकते हो, ये लिखा गया है टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इज अ वे टू एक्सप्लोर द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक वे है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लेकिन कौन से ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप, जिनका डोमिनेट फिनोटाइप होता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस होता है आपका इधर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। So in simplest form, test cause is the experimental cross of an individual organism of dominant phenotype but unknown genotype and organism with homozygous recessive genotype. समझ आ गया आपको असीमता? यस मैम। अब एक बार ये एनसीईआरटी वाला पैराग्राफ है, एक बार आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने क्या, यहाँ पे वही लिखी थी कि हमारे पास जो आपका ये टॉल प्लांट आता है, F1 में आते हैं और आपके F2 में भी आते हैं। अब उनकी कॉम्पोजिशन दोनों में से कुछ भी हो सकती है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेंडल ने क्या करवाया था, मेंडल ने करवाया था टेस्ट क्रॉस। तो इन टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म पी प्लांट हियर क्या शो कर रहा था, डोमिनेट फिनोटाइप, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या है हमें डिटरमिन करना है। तो हमने क्रॉस करवाया रिसेसिव पेरेंट के साथ इंस्टेड ऑफ द सेल्फ क्रॉसिंग। उसके बाद प्रोजेनी जो है इस क्रॉस की कैन बी इजीली एनालाइज्ड, जो भी हमने वहां पे देखा आपका। तो शो द रिजल्ट ऑफ द टिपिकल क्रॉस वेयर वायलेट कलर फ्लावर इज डोमिनेट ओवर दिस। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यूजिंग द पनेट स्क्वायर ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ अ टेस्ट क्रॉस, वो हमने कर ही लिया है। व्हाट रेशियो डिड यू गेट, तो आपको रेशियो भी मिल गई है कि अगर हम बात करते हैं आपकी उसकी, अगर हाँ होमोजाइगस होगा तो क्या हमें मिलेगा आपका, सारे कैसे मिलेंगे 100% प्लांट 1:1, सारे प्लांट हमें कैसे मिलेंगे आपके, मतलब एक जैसे ही मिलेंगे। और अगर हमारे पास क्या होगा आपका हेटेरोजाइगस होगा तो उसमें 100% सॉरी 50-50 की रेशियो आएगी हमारे पास। तो यूजिंग द जीनोटाइप ऑफ दिस क्रॉस यू कैन गिव अ जनरल डेफिनेशन फॉर अ टेस्ट क्रॉस। तो सिंपल सी बात ये थी हमारे पास। अब आज जो हम करेंगे नेक्स्ट, हाँ इसको भी कर ही लेते, हमने कल इसको रीड कर ही लिया था कि हमारे पास जो आपका जो लॉ आए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो मेंडल के किस क्रॉस से आए हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से आए हैं। तो प्लीज आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको पता है मेंडल ने डाया और आपका डाय हाइब्रिड क्रॉस करवाया था। तो इनका जो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है मेंडल का, इसी से ही हमें क्या पता चला है, फर्स्ट लॉ ऑफ जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये भी मैं आपको बता दिया था कि ओनली एनसीईआरटी में ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को सेकंड लॉ दिया गया है। बाकी आप जितने भी बुक्स पढ़ोगे वहां पे क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम इसको फर्स्ट लॉ कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी में, मतलब नीट में, तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। अब यहाँ पे ये एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया है जिसको ओनली रीड कर लेते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, जिस ओनली यहाँ पे वर्डिंग है इसको समझना है बस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय, कैरेक्टर क्या होता है, किसी का फीचर, उसको कौन कंट्रोल करता है, डिस्क्रीट यूनिट जिन्हें बोलते हैं फैक्टर। और ये फैक्टर वर्ड किसने यूज किया था, मेंडल ने यूज किया था। और आज इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, हम इसको एलील या फिर जीन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट जिसको बोलते हैं फैक्टर। अब फैक्टर हमेशा मतलब एलील हमेशा कैसे होती है, सबको पता है पेयर में प्रेजेंट होती है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। और जब हमारे पास डिसिमिलर पेयर मतलब डिफरेंट एलील होती है, मान लेते हैं एक कैपिटल टी विच इज स्मॉल टी है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, in a dissimilar pair of factor one member of the pair dominate the other। ये भी हमें पता ही है कि जब हमारा डिसिमिलर होगा उसमें क्या होगा, एक डोमिनेट करेगा दूसरे के ऊपर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लोर द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन द F1। तो हमने साफ साफ देखा था कि जब F1 जनरेशन आई थी दोनों पेरेंट में से एक का ही एक्सप्रेशन हमें वहां पे देखने को मिला था, बिकॉज लॉ ऑफ द डोमिनेंस, क्योंकि
एक ही फैक्टर वहां पे एक्सप्रेस हुआ था, मतलब एक ही एलील वहां पे एक्सप्रेस हुई, दूसरी वाली एक्सप्रेस नहीं हुई थी, but expression of both in the F2. So it also explain the proportion of 3:1 obtained at the F2. तो ये भी important है कि अब देखिए ये हमें पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या क्या चीजें पता चली। पहली बात तो कि जब भी हमारे पास डिसिमिलर पेयर होता है, फैक्टर बोलो या फिर एलील बोलो, तो उसमें से एक ही मेंबर क्या होता है, एक मेंबर डोमिनेट करता है दूसरे वाले के ऊपर। और इसी एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो F2 जनरेशन आई, F2 जनरेशन में जो ये रेशियो आई थी ना 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो, ये भी हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है। तो पूछ सकते हैं कि 3:1 हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पता चला है या लॉ ऑफ डोमिनेंस से पता चला है। अब सेकंड लॉ दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन टोटली किसके ऊपर बेस्ड था कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो एलील क्या होती है, सेग्रीगेट होती है। सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट allele do not show any blending, very very important। ये तो से आपको समझ में आ गया होगा क्यों ब्लेंडिंग नहीं करती है। both the character are observed as such in the F2 generation। F2 जनरेशन में हमें आपके दोनों ही कैरेक्टर, एक्चुअली यहाँ पे ट्रेट आना चाहिए, ठीक है, पर चलो दोनों ही ट्रेट हमें क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं आपके F2 जनरेशन में। दो one of these is not seen at the F1 stage। तो हम ट्रेड का F1 में भी F2 में कैरेक्टर भी आता है ना, ड्रॉप वाला F1 में नहीं आता वो ट्रेट एक्सप्रेशन होता है ना, दोनों ट्रेड का F1 में भी होता है F2 में भी होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो F2 में होता है वो F1 में नहीं दिखता, तो वो कैरेक्टर जो है ड्रॉप वाला रिसेसिव कैरेक्टर हो गया हाइट। हाँ यस मैम, वही इन्होंने कहा था F2 में ही शो होता ना मैम, 3:1 में वो 1 हाइट है ड्रॉप वाली, वो F1 में शो नहीं होता। of these is not seen at F1 stage। हाइट कैरेक्टर है यस मैम, वही और टॉल होना या फिर ड्वार्फ होना ये ट्रेट है, ये ट्रेट है। मैम आप एक बार लाइन पढ़ो। This law is based on the fact that alleles do not show any blending both the character। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है both the character, okay हाँ, both the character are recovered as such in the F2 generation, though one of is not seen at the F1 stage। सेकंड लाइन क्या बोल रही है, though the parent contain two alleles during the gamete formation। ये हम सारी चीजें कल कर चुके हैं कि पेरेंट के पास क्या होती है, टू एलील होती है हर एक कैरेक्टर के लिए। और ये जो वेक्टर जो है और एलील जो है, इनका जो पेयर क्या होता है, सेग्रीगेट होता है फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। मतलब सिंपल सी बात है कि जो गैमेट है दो फैक्टर में से वो ओनली एक ही फैक्टर को रिसीव करेगा, मतलब दो एलील में से एक ही एलील को रिसीव करेगा, दोनों एलील को रिसीव नहीं करेगा। और ये हमें कौन बताता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है। ऑफ कोर्स homozygous parent produce all gametes that are similar। ये भी हमने कल बात की थी कि मान लेते हैं हमारा जीनोटाइप ये है तो सारे गैमेट्स के पास यही होगा ना, कैपिटल टी ही होगा, एक ही तरह के गैमेट्स बनेंगे। लेकिन अगर किसी का जीनोटाइप ये वाला है, हेटेरोजाइगस है, तो उस केस में हमें दो गैमेट्स मिलेंगे, क्योंकि क्योंकि एक ये वाला ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या, homozygous parent produce all gametes that are similar, और ये जो heterozygous होगा one producer two kind of gametes, दो तरह के gametes वहां पे बनेंगे, each having one allele with the equal proportion। और यहाँ पे कौन से गैमेट को क्या मिलेगा, उसकी मतलब उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50-50% होगी कि जो भी गैमेट है वो इस एलील को भी कंटेन कर सकता है और इस एलील को भी कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस और आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज हम बात करेंगे आपकी इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन की। इससे पहले आपका बहुत सारे एक्सेप्शन भी है जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उनके बारे में हम इसके बाद ही बात करेंगे। ठीक है, अब मेंडल का जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो था टू जीन के ऊपर। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कि एक जीन को उन्होंने स्टडी किया कि कैसे एक जीन ट्रांसफर होती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। सेकेंड एक्सपेरिमेंट था कि अब उन्होंने यहाँ पे दो कैरेक्टर को स्टडी किया, टू कैरेक्टर को स्टडी किया। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात है, जैसे मान लेते हैं, एक मिनट,
एक्सपेरिमेंट सेम वही है जो उन्होंने वहां पे उस टाइम पे किया था, यहाँ पर भी वही है। जैसे दो दो करेक्टर इन्होंने लिए, टू जीन को वो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था आपका वही सीड की शेप के ऊपर, सीड की शेप हो गई, और सेकंड हो गया सीड का कलर। अब आपको पता है कि सीड की शेप क्या हो सकती है, राउंड हो सकती है, और हमारे पास रिंकल्ड हो सकती है। सीड का कलर ग्रीन हो सकता है और येलो हो सकता है। तो ये तो हमारे पास दो करेक्टर हो गए, लेकिन इसके अलावा और कितने करेक्टर बच गए आपके, 5। तो जब उन्होंने यहाँ पे पी प्लांट की वैरायटी ली, तो ये जो 5 करेक्टर थे ना, बाकी 5 करेक्टर कौन कौन से, हाइट हो गई, फ्लावर पोजीशन हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, ठीक है, हाइट हो गया, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर का कलर हो गया, उसके अलावा पॉड का कलर क्या है, और इस पॉड की शेप क्या है। ये जो 5 करेक्टर लिए उन्होंने, जब उन्होंने मतलब ये 2 जीन को स्टडी किया, तो उन्होंने दोनों प्लांट के अंदर, मेल प्लांट हो या फीमेल प्लांट हो, दोनों में सबने क्या रखा, उन्होंने सेम ही रखा। उसमें इन्होंने यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं रखा, सेम मोनोहाइब्रिड की तरह। मतलब मान लेते हैं कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाया, तो हमारे पास मेल प्लांट हो या फीमेल प्लांट हो, दोनों के अंदर उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते कि उन्होंने हाइट यहाँ पे दोनों में टॉल ही रखी। ऐसा नहीं था कि मेल में उन्होंने यहाँ पे ड्वार्फ ले लिया और यहाँ पे फीमेल में यहाँ पे टॉल लिख दिया, नो, दोनों में उन्होंने हाइट को यहाँ पे टॉल ही रखा। फ्लावर की पोजीशन भी दोनों में सेम रखी, उसके अलावा फ्लावर का कलर भी सेम रखा, पॉट का कलर भी सेम रखा, और यहाँ पे पॉट की शेप भी सेम रखी। कोई भी 5 कैरेक्टर में इनमें डिफरेंस नहीं था, हूबहू मेल और फीमेल एक जैसे दिख रहे थे। डिफरेंस रखा तो कहाँ पे, ओनली इन 2 चीजों पे, कि उनका सीड का शेप और सीड का कलर, क्योंकि अब वो यहाँ पे 2 जीन को स्टडी कर रहे थे, ओनली 2 कैरेक्टर को स्टडी कर रहे थे। 1 जी में उन्होंने ओनली सिंगल कैरेक्टर को स्टडी किया, अब वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं एक सिंगल टाइम पे, और वो भी उन्होंने कैसे कैरेक्टर, प्योर। इसके लिए उन्होंने क्या किया यहाँ पे, प्योर वैरायटी ली। अब एक बार देखते हैं उस फिगर की हेल्प से कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले उन्होंने जो पेरेंट जनरेशन ली, पेरेंट जनरेशन में उन्होंने कौन कौन से पेरेंट लिए, हमारे पास प्योर राउंड और प्योर येलो सीड को लिया। अब यहाँ पे जीनोटाइप भूल जाओ, यहाँ पे जस्ट ओनली इसको समझो यहाँ पे कि उन्होंने यहाँ पे पेरेंट जनरेशन में क्या लिया, प्योर राउंड, राउंड क्या है, शेप है, एंड प्योर येलो सीड लिया, और उसका उन्होंने क्रॉस करवाया प्योर रिंकल्ड और प्योर ग्रीन सीड के साथ। अब जब उन्होंने इन दोनों को क्रॉस करवाया, तो उन्होंने यहाँ पे क्या देखा, F1 जनरेशन में जब देखा उन्होंने, तो F1 जनरेशन को सारे सीड कैसे मिले, राउंड और येलो सीड ही मिले। अब देखिए यहाँ पर भी हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जब हमें यहाँ पे आपकी F1 जनरेशन मिलती है, तो ये भी इन दोनों में से एक ही पेरेंट से मैच हो रहा है। यहाँ पे देखिए F1 जनरेशन में सारे सीड कैसे मिले उनको, राउंड और येलो मिले। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो उन्होंने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था, यहाँ पे इनहेरिटेंस से जब उन्होंने 2 जीन को स्टडी किया, यहाँ पर भी उनको सेम रिजल्ट मिला कि जो यहाँ पे फिनोटाइप जो आ रहा है ऑफस्प्रिंग का, वो किसी एक ही पेरेंट से मैच हो रहा है, दोनों पेरेंट से मैच नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, इसको और डिटेल में। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा कि उन्होंने यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर लिए, बताइए, सीड की शेप और सीड का कलर लिया। अब सीड की शेप राउंड और रिंकल्ड, और सीड का कलर येलो और ग्रीन। अब जब उन्होंने यहाँ पे कैसी वैरायटी ली थी, उन्होंने प्योर ली थी, तो उन्होंने वहां पे पेरेंट क्या क्या लिए, जब उन्होंने यहाँ पे पेरेंट लिया, तो उन्होंने यहाँ पे प्योर राउंड
और साथ में कलर कैसा था इस राउंड शेप वाले का, येलो कलर था। और इसका हमने क्रॉस पॉलिनेशन किसके साथ करवाया, रिंकल शेप और ग्रीन कलर के साथ, ऐसे हुआ। अब देखिए प्योर है, अब सिंपल सी बात है कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाया यहाँ पे, उनको नहीं पता था कि राउंड शेप डोमिनेट है, नहीं ऐसे पता तो चल ही गया था, सॉरी, क्योंकि उन्होंने मोनोहाइब्रिड तो कर ही लिया था, तो उनको इसके बारे में तो पता था कि ये जो राउंड शेप है ये क्या है हमारे पास आपकी डोमिनेटिंग है। इसीलिए मान लेते हैं कि ये जो राउंड वाला है इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो और हमारे पास जो आपकी रिंकल शेप है इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब येलो कलर क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है ग्रीन के ऊपर, तो उसको उन्होंने यहाँ पे दे दिया कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और इसको दे दिया स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब यहाँ पे इसको क्रोमोसोम के बेसिस पे समझते हैं। जैसे हमें मान लेते हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक ये वाला पेरेंट लिया, हमारे पास जो ये वाला पेरेंट है, मान लेते हैं ये हमारे पास फीमेल है और ये वाला मेल है। अब इसके पास जो ये वाली पोजीशन है, ये वाली जो जीन है ये राउंड कलर को यहाँ पे कंट्रोल करती है, तो इसका जीनोटाइप कैपिटल आर और इसका भी कैपिटल आर। अब दो दो कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं और एग्जांपल मान लेते हैं कि सेम क्रोमोसोम पर ही, एक्चुअली डिफरेंट पे भी हो सकता है लेकिन समझने के लिए यहाँ पर ही क्या है, हाँ कैसे लिया था, एक येलो लिया था, तो यहाँ पे कोई पेरेंट ले लेते हैं, यहाँ पे दूसरा कलर लेते हैं। प्योर राउंड था ना तो इसका आर आर और इसका था आपका कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और इंग्लिश वाले का था स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब यहाँ पे राउंड वाले के लिए जो ये एलील है कैपिटल आर है इस पेरेंट के पास। अब इसके पास येलो कलर के लिए जीन कैसी है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला भी ले लेते हैं, यहाँ पे ये जो मेल वाला है इनके पास भी ऐसे क्रोमोसोम होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम वही है, मान लेते हैं ये जीन है रिंकल्ड के लिए स्मॉलर स्मॉलर, क्योंकि देखिए दोनों एलील सेम है तो होमोजाइगस कंडीशन है, और दूसरा है शेप के लिए स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, मतलब ग्रीन कलर के लिए। अब यहाँ पे गैमेट्स बनाइए आप, जो हमारी फीमेल है ये एग ही बनाएगी, जब ये एग बनाएगी तो यहाँ पे आप खुद ही सोचो, यहाँ पे हमारे पास दोनों क्रोमोसोम के पास कैपिटल आर है, दोनों के पास कैपिटल वाई है, तो जो भी एग बनेगा उसके अंदर हमारे पास यही रहने वाला है कैपिटल आर और आपका कैपिटल वाई, और कोई यहाँ पे गैमेट्स पॉसिबल ही नहीं है, यही बनेगा यहाँ पे। तो जो भी एग होगा वो आपका सीड के शेप के लिए कैपिटल आर ही कंटेन करेगा और सीड के कलर के लिए यहाँ पे येलो एलील ही कंटेन करेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सेम यहाँ पर भी वही बात है, जब यहाँ पे हम पोलन ग्रेन्स बनाएंगे तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, अब दोनों क्रोमोसोम के पास स्मॉल आर ही है, तो पोलन ग्रेन के अंदर स्मॉल आर वाली ही एलील आएगी, किसके लिए, रिंकल शेप के लिए, सॉरी मतलब शेप के लिए। और इसके अलावा वाई किसके लिए था, कलर के लिए था, तो हमारे पास दोनों एलील स्मॉल वाई वाली है, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन के पास यही आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अब इस चीज को भी समझना यहाँ पे कि सेग्रीगेशन हो गया है, सेग्रीगेशन के पास सारे जितने भी एग बनेंगे तो एग में या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा, लेकिन यही जा रहा है ना हमारे पास, या तो ये वाला पोर्शन या तो ये वाला, या तो ये वाला फिर ये वाला, मतलब यहाँ पे कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब उसके बाद मान लेते कि मेरे पास जो ये वाला क्रोमोसोम है, मतलब ये जो एलील है वो इसके साथ यहाँ पे कंबाइन हो रही है, तो यहाँ पे जब कंबाइन कब होगी, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, फ्यूजन जब होगा, और जब फ्यूजन होगा तो क्या होगा, हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्योंकि एक ही है ना यहाँ पे देखिए, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, बिल्कुल। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा,
ये हमारे पास आपकी हैप्लॉइड कंडीशन थी और अब ये क्या बन जाएगी आपकी डिप्लॉइड कंडीशन। अब ये देखिए हमारे पास ये F1 जनरेशन के सारे प्लांट है। अब यहाँ पे कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है, दोनों एलील है और कैसे एलील है, डिसिमिलर एलील। लेकिन अब यहाँ पे एक्सप्रेशन जब हमने देखा हमें क्या दिखा, राउंड दिखा। तो इससे क्या पता चलता है, राउंड शेप क्या है, डोमिनेटिंग है। अब देखिए एलील दोनों प्रेजेंट है बट उसके बावजूद भी हमें कलर कैसा नजर आया, येलो नजर आया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं अब जो ये ऑफस्प्रिंग है अगर मैं इनके क्रोमोसोम बनाऊं ना यहाँ पे, तो इनके क्रोमोसोम कुछ ऐसे बनेंगे। यहाँ पे एक के पास जैसा ये वाला था, ये था मैटरनल था और दूसरा वाला पैटर्नल है। तो मदर ने क्या कैरी किया था, कैपिटल आर। फादर के पास मतलब इसका जो पैटर्नल क्रोमोसोम है वहां पे होगा स्मॉल आर, मैटरनल वाले के पास होगा कैपिटल वाई और यहाँ पे होगा स्मॉल वाई। तो हमारे पास यही तो आ गया ना यहाँ पे, कैपिटल आर प्रोजेनी का जीनोटाइप यही हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास हो गए सारे के सारे ऑफस्प्रिंग। और ये कौन सी जनरेशन के ऑफस्प्रिंग है, F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग है। अब यहाँ पे मेंडल ने क्या काम किया, अब उसको आगे समझते हैं। F1 जनरेशन के पेरेंट्स कौन आ गए, राउंड येलो। लेकिन अब ये सारे कैसे हैं, इनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये कैसे है, हाइब्रिड है। अगर मैं यहाँ पे क्रोमोसोम दोबारा बनाऊं तो एक मैटरनल होगा एक पैटर्नल होगा। मैटरनल वाले के पास मान लेते हैं कैपिटल आर था और कैपिटल वाई, और पैटर्नल वाले के पास स्मॉल आर और हमारे पास ये वाला। अब मेंडल ने क्या काम किया, हमारे पास ये जो F1 जनरेशन आई थी इनकी आपस में क्या करवा दी, सेल्फिंग करवा दी। मतलब इस राउंड येलो वाले को अपने जैसे राउंड येलो के साथ ही क्या करवा दिया, उनकी यहाँ पे क्रॉसिंग करवा दी, जिसका जीनोटाइप भी सेम ऐसा था, ये वाला। अब यहाँ पे प्लीज इसको समझने की कोशिश करना, मैं ऐसे हमें बना ड्रॉ करती हूँ, हो सके आप इसको ड्रॉ कर लेना। एक पेरेंट मेरे पास ये वाला है, एग्जाम्पल मान लेते हैं ये फीमेल है, ऐसे तो दोनों का सेम ही होगा। और इससे हमने लिया है आपका, ये हमारे पास मेल है, इससे हमें पोलन लेना है। लेकिन दोनों का जीनोटाइप अभी क्या है, यहाँ पे सेम है। जीनोटाइप सेम क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पर भी वही है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, कंफ्यूजन नहीं, मोनो हाइब्रिड से थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि मोनो में तो हमने सिंपल एकदम गैमेट्स बना दिए थे। अब देख रहे हैं यहाँ पर गैमेट्स कैसे कैसे बनते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे यहाँ पे, तो अगर आप इस क्रॉस को देखो तो आप बोलोगे यहाँ पे कि सिंपल सी बात है, जो एग जो है या तो वो गैमेट बनाएगा। देखिए ए गैमेट तो जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ये एलील है ना क्रोमोसोम के ऊपर, ये जो मैंने ब्लू वाली दिखाई है ये सेग्रीगेट हो जाती है। अगर सेग्रीगेशन होगा तो ये एक तो इधर चला गया एक इधर चला गया, मतलब कैपिटल आर मान लेते कि ये एक एग के अंदर चला गया, क्योंकि ये हमारा हमने इसको फीमेल कंसीडर किया है। तो फीमेल के एग में या तो ये जाएगा या तो फीमेल के एग में ये वाला जाएगा। और दूसरा वाला केस क्या है हमारे पास, कि अगर हम यहाँ पे पोलन ग्रेन की बात करें तो यहाँ पर भी सेम वही बन रहा है। कोई यहाँ पे जितने भी पोलन ग्रेन होंगे या तो उनके क्रोमोसोम ये कंटेन करेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो सेम आपके पेरेंटल जैसे ही है। पेरेंट के गैमेट भी तो इससे बने थे ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पे क्या आपको क्या समझना है, हमने जब मियोसिस होती है तो जब मियोसिस का पहला फेज आता है मियोसिस 1, तो आपको पता है मियोसिस 1 का जो सबसे पहला फेज होता है प्रोफेज 1।
प्रोफेज 1 में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, और जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्या होता है, मटेरियल एक्सचेंज होता है, किस किस के बीच में, बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको दिखाने की कोशिश करूंगी, आप इसको समझ जाना यहाँ पे, जस्ट ओनली ये वाला केस बताती हूँ, दूसरा वाला आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है। इसको मैं यहाँ पे भी रिमूव ही कर लेती हूँ क्योंकि फिर आगे टाइम वेस्ट ही होगा। हाँ, लेकिन इसके बिना फिर वो गैमेट समझ में नहीं आएंगे फिर। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, अब आप इसको समझना असीमता कि हम यहाँ पे देखिए आपका, मैं कलर का ध्यान रखूंगी जिसके से आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मान लेते हैं हमारे पास ये आपका मैटरनल क्रोमोसोम है, आपका रेड वाला, और दूसरा वाला यहाँ पे ब्लू से बना लेते हैं आपका, ये हमारे पास पैटर्नल आ गया है, ये दोनों सेम ही है, और यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखा देते हैं इनकी एली, ये हमारे पास कैपिटल आर है और ये हमारे पास कैपिटल वाई है। लेकिन ध्यान रखना अभी ये एक ही बच्चे के अंदर है, एक ही ऑफस्प्रिंग के अंदर है, दोनों की दोनों एली, एक स्मॉल आर है, दूसरी स्मॉल वाई है। अब देखिए क्या है कि जो ये ऑफस्प्रिंग है, अब इसको गैमेट्स बनाने हैं, तो गैमेट्स बनाने के लिए क्या करेगा, मियोसिस करेगा। जब मियोसिस करेगा तो मियोसिस में जब उसका इंटरफेस चलेगा, G1 फेज आएगा, S फेज आएगा। तो आपने बहुत बार पढ़ा है कि जब S फेज आता है तो अमाउंट क्या होता है, डीएनए का डबल हो जाता है, मतलब डीएनए की डुप्लीकेशन हो जाती है। अब ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर होता क्या है, डीएनए तो होता है सारा का सारा। अब ये देखिए हमारा जो आपका ये मैटरनल क्रोमोसोम है, इसकी भी यहाँ पे कॉपी बन जाती है, ये आपका डुप्लीकेट कर जाता है। तो जब ये डुप्लीकेट करेगा तो इसके ऊपर ये जो कैपिटल आर वाली एलील थी ये भी डुप्लीकेट कर जाएगी, और यहाँ पे जो कैपिटल वाई वाली एलील थी ये भी यहाँ पे डुप्लीकेट कर जाएगी। सेम टाइम पे जो ये ऑफस्प्रिंग यहाँ पे पैटर्नल वाली एलील कंटेन कर रहा था ये भी डुप्लीकेट करेगी, ठीक है। तो जब डुप्लीकेट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे ये जो स्मॉल आर है ये भी डुप्लीकेट होगा, और ये जो स्मॉल वाई है ये भी डुप्लीकेट होगा। अब एस से वो आपका G2 फेज में जाएगा, G2 से M फेज में जाएगा, और M फेज में जब जाएगा तो M फेज में सबसे पहला फेज आएगा आपका प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में जब आपका बहुत सारी स्टेजेस होती है, लेप्टोटेन, जाइगोटिन, पैकेटिन। जब पैकेटिन स्टेज आती है ना, अब ध्यान रखो, देखो ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, बोथ आर होमोलोगस क्रोमोसोम। ये कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। अभी हम यहाँ पे ओनली एक क्रोमोसोम की बात करें, एक्चुअली सब में ही ये ऐसे ही चलता है, लेकिन अब ये इसके जो ये वाली आर्म्स हैं, इन आर्म को बोलते हैं, पहले भी हमने इसे काफी बार किया है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है आपकी सिस्टर क्रोमेटिड। ये जो ब्लू वाली आपस में है, मतलब पैटर्नल वाली की जो अपनी आर्म्स है ये भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, मदर वाली की जो आर्म्स है ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन ये जो मैटरनल क्रोमोसोम है और जो आपका पैटर्नल क्रोमोसोम है, इनकी जो क्रोमेटिड है ना, ये इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब जब पैकेटिन स्टेज आती है तो पैकेटिन स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये अपना मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं। अब मटेरियल एक्सचेंज कैसे करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करती हूँ, यहाँ पे अगर मुझसे बन गया कि यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर चलो कोशिश करते हैं।
यहाँ पे देखिए क्या हुआ, बनी गया से, चलो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये क्रॉसिंग ओवर के बाद का रिजल्ट है। जो हमारे पास ये वाली देखिए आपकी ये वाली क्रोमेटिड थी, यहाँ पर तो अभी भी कैपिटल आर है, यहाँ पर अभी भी कैपिटल वाई है मैटरनल क्रोमोसोम के पास, और पैटर्नल वाले के पास यहाँ पर भी सेम वही है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। लेकिन ये देखिए इनकी ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये हमारे पास जो पैटर्नल क्रोमोसोम था इससे अपनी आर एलील यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। देखो ये ब्लू वाला पोर्शन आपका रेड वाले के पास ट्रांसफर हो गया, तो ये आर यहाँ पे चली गई है। उसके बाद जो हमारे पास आपका ये वाला आर है, ये आपका इधर शिफ्ट हो गया। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? तो देखिए जब आप इस, अब यहाँ पे क्या एक्सचेंज हो गया, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर होना। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें यहाँ पे एक नया गैमेट देखने को मिलता है। नॉर्मली तो देखिए हमें यहाँ पे ये वाला ही मिल रहा था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, हमें इस कैपिटल आर के साथ हमें यहाँ पे स्मॉल वाई भी देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सॉरी यहाँ पे, हाँ सॉरी, हाँ एक मिनट, इसको मुझे रब करने दीजिए, कहाँ गया हमारा इरेजर, सॉरी। आई ओनली यहाँ पे टिप पे ही होगा एक्सचेंज, यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पर अभी भी, यहाँ पर पहले कौन सी थी, कैपिटल वाई, सॉरी, और यहाँ पे थी स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये जो कैपिटल आर है, एक एलील देखिए ये वाली बन गई है स्मॉल वाई के साथ, और हमारे पास ये स्मॉल आर इधर चला गया, तो स्मॉल आर के साथ अब यहाँ पे एक एलील कौन सी आ गई है, कैपिटल वाई वाली आ गई, मतलब स्मॉल आर और आपका कैपिटल वाई। अब हमें यहाँ पे ये दो गैमेट नए देखने को मिल रहे हैं, जो इससे पहले हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। अब ये जो दो न्यू गैमेट्स बने हैं ना, इनकी वजह से ही सारा चेंज आने वाला है F2 जनरेशन में, ठीक है। ये तो ये जो न्यू गैमेट्स बने ये किसकी वजह से बन पाए हैं, ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। तो अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तभी क्या होगा, हमें तभी हमें ये न्यू गैमेट्स देखने को मिलेंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो कभी भी हमें यहाँ पे ये नए गैमेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए जब भी आप गैमेट्स बनाते हो, आपने वहां पे देखा होगा कि हमें 4 टाइप के गैमेट्स मिलते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये आप गैमेट्स बनाते हो। ये दोनों तो समझ में आ गए, बट ये कैसे बने, तो ये जो दो न्यू गैमेट्स बने हैं ना, ये इस तरीके से बनते हैं। जब मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 के पैकेटिंग में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है इनका जेनेटिक मटेरियल, और उसके बाद वाला तो आपको पता ही होगा कि कैसे कैसे सारी चीजें होती है। ठीक है, समझ आया आपको सीन का? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो F1 जनरेशन में हमें ये वाला जीनोटाइप मिलता है। अगर आप F2 देखोगे तो देखो मैंने यहाँ पर भी ये वाला डायग्राम ऐसे डाला था, आप इसको भी देख सकते हो कि अगर तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, नो क्रॉसिंग ओवर, तो हमें यहाँ पे कोई चीज नहीं मिलने वाला। ये देखिए जो पेरेंट के पास था, यहाँ पे देखिए गैमेट्स के अंदर भी सारे वही है, कैपिटल आर था स्मॉल आर था, कोई यहाँ पे कुछ नया नहीं है। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो देखिए पेरेंटल तो है ही है, ये देखिए 50% अभी भी पेरेंटल ही है, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर। लेकिन अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, आपका स्मॉल आर। देखिए यहाँ पे इस रेड के टिप पे ब्लू वाला आ गया है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्मॉल। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे ये यस मैम। तो ये जो न्यू गैमेट्स बने हैं हमें क्रॉसिंग ओवर की वजह से मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है कि देखो ये राउंड राउंड येलो है, राउंड येलो और आपका रिंकल्ड ग्रीन, यहाँ पे इनके गैमेट्स बन गए, और फिर गैमेट्स फ्यूज होके क्या हो गए, यहाँ पे उन्होंने जाइगोट बना दिया, मतलब राउंड येलो। अब जब आप इसके गैमेट्स बनाओगे तो उसके देखिए यहाँ पे 4 गैमेट्स बनते हैं। कौन कौन से 4 गैमेट्स है यहाँ पे मेंशन है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई आर स्मॉल वाई, मतलब ये 4 टाइप के गैमेट्स हैं। जब आप इनका फ्यूजन करोगे तो फ्यूजन करने पे क्या होगा, आपको ये सारे के सारे जो आप इस बॉक्स के अंदर देख सकते हो, अगर आप पुनेट स्क्वायर बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ पे टोटली कितने पॉसिबल जीनोटाइप मिलते हैं, सॉरी टोटल कितने कॉम्बिनेशन मिलते हैं। टोटल हमें यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो आप यहाँ पे इसको करके देख सकते हो ये वाला।
जब हम यहाँ पे जो 16 कॉम्बिनेशन जो हमें देखने को मिल रहे हैं, इन 16 कॉम्बिनेशन में से हमें टोटल हमें यहाँ पे 4 फिनोटाइप देखने को मिलते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो जो हमने आपके पेरेंट लिए थे, पेरेंट कैसे लिए थे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन जब हम इनकी F2 जनरेशन देखते हैं तो हमें यहाँ पे राउंड ग्रीन भी मिलता है और हमें यहाँ पे रिंकल्ड येलो भी मिलता है। तो ये राउंड ग्रीन और जो रिंकल्ड ग्रीन है ना, यही रिकॉम्बिनेंट है, मतलब यही न्यू है। रिकॉम्बिनेंट होता है कि जो हमें नया रिजल्ट मिल रहा है। ये तो रिंकल्ड ग्रीन और राउंड येलो तो आपके पेरेंटल ही थे, तो ये जो हमें ये बीच वाली रेशो मिली है ना, ये मिली इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो एक बार एक्चुअली मैं इसको क्रॉस बना ही देती हूँ, सबको आता ही होगा, आपने किया ही होगा इसे काफी बार इस क्रॉस को। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। यहीं से समझा देती हूँ इसको कैसे कैसे करना है। कि देखिए आप परेड स्क्वायर में क्या करोगे, आप इस तरीके से बॉक्स बनाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेल या फीमेल के गैमेट्स एक साइड पे लिख दो और यहाँ पे इस तरीके से लिख दो। अब यहाँ पे आप इस कैपिटल आर, अब प्लीज यहाँ पे इसको ये फ्यूजन, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तभी हमें ये मिलेगा। तो एक जीनोटाइप तो ये वाला मिल गया। इस तरीके से यहाँ पे टोटल हमारे पास 16 पॉसिबल वो मिलते हैं कॉम्बिनेशन, जिसमें से हमारे पास ये अगर आप देखोगे, बना ही लेते हैं इसको एक मिनट, मुझे इतना कर लिया तो, क्योंकि आज हमें यही वाला क्रॉस करना है, बाकी तो आगे करना भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या पेरेंट थे आपके, पेरेंट्स स्क्वायर बना लेते हैं जल्दी से। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो मैंने आपको वहां पे वो क्रॉसिंग ओवर दिखाया था ना, मैंने आपको वहां पे दिखाया कि राउंड येलो, सॉरी राउंड की और येलो की जीन सेम क्रोमोसोम पे थी, लेकिन ये जरूरी नहीं है, वो आपके डिफरेंट पे भी हो सकती है। जस्ट वो ये समझाने के लिए था वो। तो यहाँ पे है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। यहाँ पे लिख लीजिए कैपिटल आर, एक जगह मेल की, दूसरी जगह फीमेल की। अब जब आप यहाँ पे इनका फ्यूजन करवाओगे तो देखिए, मान लेते हैं कि ये फीमेल के गैमेट्स है और ये हमारे पास मेल के गैमेट है। अब जब यहाँ पे फ्यूजन होगा तो क्या होगा, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसका फ्यूजन अब इसके साथ करवाओगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब आप ये सेकंड वाला ले लो, अब सेकंड वाले का करवाओ उसके साथ, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसके बाद ये कैपिटल आर, यहाँ पे ये कैपिटल आर, इसके बाद ये स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। कई बार हम ये भी कर लेते हैं आर वाई। तो ध्यान रखना कि जो हमारे पास आपका सेम ट्रेट वाली जो एलील है ना, उनको हम साथ में रखेंगे। जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर यहाँ से, स्मॉल आर यहाँ से, और स्मॉल वाई यहाँ से, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल। कई बार ना ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हम क्या स्मॉल आर पहले लिख सकते हैं बाद में आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। बट मेजोरिटी हम कैपिटल लेटर को पहले लिखते हैं, बुक में ऐसे लिखा होता है। लेकिन ऐसा ये गलत नहीं है कि अगर हमने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो गया, और अगर मैं इस तरह लिख दिया तो ये ठीक हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। उसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर हमारे पास स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एंड कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर small r, small y, small y, small y, स्मॉल आर कैपिटल वाई small r, small एंड स्मॉल आर ये हो गया। small अब देखिए हम इसके यहाँ पे फिनोटाइप लिखते हैं, क्या क्या फिनोटाइप होगा। अब देखिए दोनों एलील आर आर वाली है और ये किसको इनकोड करती है, राउंड को, राउंड शेप को, और वाई एलील किसको इनकोड कर रही थी, येलो कलर को, सीड का, तो कलर कैसा हो जाएगा, राउंडेड येलो। तो ये तो बड़ा सिंपल है क्योंकि सेम सेम था। सेकंड वाला देखते हैं, दोनों एलील कैपिटल आर वाली, तो ये भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये भी राउंड है। लेकिन आगे देखते हैं, बिल्कुल। तो हमारे पास कैपिटल वाई भी है और हमारे पास स्मॉल वाई भी है, मतलब ग्रीन वाला भी है और यहाँ पे येलो वाला भी है, लेकिन हमें पता है येलो क्या है, डोमिनेटिंग है, तो इस केस में हमें यहाँ पे ये येलो देखने को मिलता है। बोले कैपिटल वाई येलो के लिए है और स्मॉल वाई ग्रीन के लिए है, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन आपका येलो देखने को मिलता है, मतलब येलो एलील क्या है, डोमिनेटिंग है स्मॉल वाई के ऊपर, ये रिसेसिव है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा, और आगे कैपिटल वाई दोनों है तो ऑब्वियसली ये भी येलो हो जाएगा, yellow, ये भी राउंड और आपका येलो हो जाएगा। yellow, इसका ये वाला देखते हैं, ये भी दोनों सेम एलील है, राउंड, और yellow, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, yellow, ये दोनों एलील सेम है तो ये राउंड, और round, दोनों एलील सेम है लेकिन green, कैसे है, ये दोनों एलील किसके लिए, ग्रीन के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा राउंड ग्रीन। इसके बाद यहाँ पे दोनों एलील डिफरेंट है लेकिन राउंड क्या है, डोमिनेटिंग है। उसके बाद ये दोनों एलील है लेकिन कैपिटल वाई क्या है, डोमिनेटिंग है स्मॉल के ऊपर, तो कैसा फिनोटाइप हो जाएगा, yellow, उसके बाद यहाँ पे भी राउंड और दोनों एलील सेम है, वाई वाई स्मॉल वाई, तो हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन। green, उसके बाद यहाँ पे ये भी सेम वही राउंड और दोनों एलील सेम है, मतलब येलो। yellow, ये वाला देख लो, यहाँ पे ये भी सेम है, राउंड और आपका येलो। डिफरेंट होने के बावजूद भी कैपिटल वाई डोमिनेटिंग है स्मॉल वाई के ऊपर। यहाँ पे देखते हैं राउंड और येलो, yellow, ये वाला। अब देखिए दोनों स्मॉल आर है तो कैसी शेप होगी, रिंकल्ड शेप होगी। और यहाँ पे कैपिटल वाई है, मतलब कलर कैसा होगा, येलो, yellow, और ये हमारे पास आपका ये भी रिंकल्ड red, और आगे येलो। yellow, इसके बाद यहाँ पे एक ही कैपिटल आर मतलब राउंड, और दोनों स्मॉल वाई है मतलब ग्रीन। यहाँ पे दोनों स्मॉल आर है मतलब रिंकल्ड, और साथ में कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो येलो, और यहाँ पे रिंकल्ड green, और दोनों स्मॉल वाई है मतलब ग्रीन। तो आप काउंट कर लो यहाँ पे टोटल राउंड येलो कितने नजर आ रहे हैं हमें, 9 राउंड येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी कोई नहीं है। तो राउंड येलो टोटल कितने नजर आ रहे हैं हमें, 9 नजर आ रहे हैं। फिर राउंड ग्रीन चेक करते हैं कितने हैं, राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन एक तो हमें मिल गया ये वाला 1 2 और ये वाला 3, तो राउंड ग्रीन हो गया आपके 3। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिंकल्ड येलो की, तो रिंकल्ड येलो कितने हैं, 1 2 और 3, तो रिंकल्ड येलो आ गए हैं 3, और लास्ट में रिंकल्ड ग्रीन ओनली क्या है 1, तो रिंकल्ड ग्रीन टोटल हो गया है 1। तो इसकी हमारे पास जो F2 जनरेशन है हमें ये 4 फिनोटाइप देखने को मिलेंगे, जिसकी रेशियो है 9:3:3:1, जिसमें से 9 क्या है, 9 हमारे पास, मतलब कहने का मतलब ये है कि राउंड येलो इतने जीनोटाइप पॉसिबल है। राउंड येलो के लिए टोटल कितने जीनोटाइप पॉसिबल है, टोटल 9। राउंड ग्रीन के लिए टोटल कितने,
3 yes ma'am 3 3 है, रिंकल्ड येलो के लिए 3 और लास्ट में हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन है, इसके लिए भी इसके लिए 1 है। तो इनमें बहुत बार अब जैसे यहाँ पे देखिए ये जो 9 है राउंड येलो, ये तो पेरेंट ही था, रिंकल्ड ग्रीन भी पेरेंट था, तो हमें यहाँ पे ये दोनों देखने को मिले हैं, राउंड ग्रीन और आपका रिंकल्ड ग्रीन। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि हमने पेरेंट यहाँ पे आपका राउंड येलो लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें राउंड ग्रीन मिला है। तो इसके बेसिस पर ही एक लॉ चला आता है, इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कि आप यहाँ पे जितने मर्जी करेक्टर ले लो, लेकिन जब भी जीन क्या होती है, इनहेरिट होती है, मतलब जब वो आपकी सेग्रीगेट होती है, तो उनका सेग्रीगेशन कैसे होता है, इंडिपेंडेंट मैनर में होता है। एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर से कोई भी लिंक नहीं होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ का होता भी है जो बाद में लिंकेज के लिए कंसेप्ट आता है, लेकिन तब तक हमें लिंकेज के बारे में पता नहीं था। बट मेजॉरिटी ऑफ क्या होता है, एक करेक्टर का किसी भी दूसरे करेक्टर से वहां पे लिंक नहीं होता है। ऐसे नहीं होगा कि, ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर हमने पेरेंट राउंड येलो ले लिया है तो जितने भी राउंड शेप वाले होंगे सबका येलो ही कलर हमें देखने को मिलेगा, या जितने भी रिंकल्ड शेप वाले होंगे सबका कलर हमें ग्रीन ही देखने को मिलेगा। राउंड वाला ग्रीन भी हो सकता है और रिंकल्ड वाला येलो भी हो सकता है। इसके बेसिस पे हमारे पास क्या आ गई आपकी, अभी कैसी रेशियो आई है, ये रेशियो आई है हमारे पास आपकी फिनोटिपिक रेशियो। लेकिन ध्यान रखना इसकी जीनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो से टोटली डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, आप देख सकते हो, ऐसे करो, ऐसे यहीं से काउंट करो। अगर आप यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो निकालो, ये तो फिनोटिपिक रेशियो आ गई ना, आपको 4 फिनोटाइप यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें अगर कोई पूछे यहाँ पे कि आप यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो बताओ, तो जीनोटिपिक रेशियो कैसे काउंट करोगे कि यहाँ पे टोटल कितने जीनोटाइप पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, बट चलो, हाँ जी बिल्कुल। बाकी एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। ये देख लो आप, यहाँ कैसे मैंने कलर के बेसिस पे दिया है। तो यहाँ पे देखो जो ये वाली रेशियो है, ये तो हमारे पास आपकी फिनोटिपिक रेशियो है, 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। 9 इज राउंड येलो, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन 1। तो ये हो गई फिनोटिपिक। लेकिन अगर हम जीनोटाइप देखेंगे तो हमें कैपिटल आर जो ये वाला है और कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, पूरे के पूरे क्रॉस में एक ही जीनोटाइप ऐसे मिलेगा और कोई नहीं मिलने वाला है। लास्ट वाला देख लो, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ऐसा जीनोटाइप भी एक ही मिलेगा, बाकी हमें कोई नहीं मिलने वाला है। अब बाकी के देखते हैं, जैसे अब ये वाला देखो, जो कैपिटल आर है ये वाला, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है, इस तरीके के टोटल हमें कितने जीनोटाइप देखने को मिलते हैं, दो ये प्लीज एक बार देखो इसको, एक ये वाला एक ये वाला। तो इस तरीके के हमें यहाँ पे टोटल 2 जीनोटाइप देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं ये वाली, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो अगर हम ये देखेंगे, ये भी हमें आई थिंक 2 ही है, एक ये वाला है और एक हमारे पास ये वाला है। तो इस तरीके के भी हमें यहाँ पे 2 ही जीनोटाइप देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इस वाले की, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इस तरीके के हमें ये भी 2 ही मिल रहे हैं, नहीं 4 मिल रहे हैं, 1 2 3 और आपका 4। तो इस तरीके के टोटल पूरे कॉम्बिनेशन में हमें 4 जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी इसकी, ऐसे यहाँ पे ये वाले तो इजी है, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसके हमें यहाँ पे 2 देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2। उसके बाद एक ये वाला, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये भी पूरे क्रॉस में एक ही है देखने को। तो ये हो गया आपका 1 ही है।
1 ही है। और इसके बाद ये लास्ट कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। एक ये वाला, एक ये वाला, तो ये भी हमें आपका 2 देखने को मिल रहा है। लास्ट में एक ये वाला, ये रह गया यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, तो ये भी ओनली 1 ही है। तो आप देख रहे हो सिंपल यहाँ पे इसकी जीनोटाइपिक रेशियो ये वाली आएगी जो टोटली डिफरेंट है फिनोटाइपिक रेशियो से। समझ आया आपको असीमता? यस मैम, यस मैम। रेशियो क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है आपकी फिनोटाइपिक रेशियो से। अब यहाँ पे अगर हम इसकी थ्योरी पढ़े तो थ्योरी में को वही सारी चीजें लिखी गई हैं। इसको जल्दी से एक बार बस रीड कर लेते हैं क्योंकि आज में उतना ही करना है। इसके बेसिस पे ही जो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, क्योंकि वहां पे उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए थे। इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, तो इसको भी जस्ट रीड कर लेंगे। और एनसीईआरटी में लास्ट वीक पूछा भी गया आपसे कि हमें आपका जीनोटाइप कितने जीनोटाइप फाउंड हुए F2 में, कितने फाउंड हुए थे? 9 नजर आए थे, ठीक है। और एक्सपेक्टेड फिनोटाइप कितने थे? 4। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं यहाँ पे। तो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की क्या बोल रहा है? Mendel also worked with and cross pea plant that differ in 2 character। अब उन्होंने यहाँ पे 2 कैरेक्टर इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट लिए। As seen in cross between a pea plant that has seed with yellow color लिया और साथ में क्या लिया? राउंड शेप ली। And one that seed of the green color, seed का कलर ग्रीन है और साथ में शेप कैसी है? रिंकल शेप है। So Mendel found that seed resulting from the क्रॉसिंग करवाने के बाद क्या मिला उनको? had yellow color and round seed। तो उनको यहाँ पे क्या ऑफस्प्रिंग मिले? सारे उनको राउंड सीड और यहाँ पे येलो कलर का सीड मिला। So here can you tell that which of the character in the pair yellow और green color round and wrinkle shape was dominating? बता ही सकते हो आप, जो मर्जी क्रॉस आपको दे दे। मान लेते हैं कि आपको ना इस तरह का कुछ क्रॉस आता भी नहीं है, तो सिंपल पूछने कि हमने पेरेंट लिए थे F1 जनरेशन में आ गया, तो जो F1 जनरेशन में आया आप उसको देखकर बता सकते हो कि वो क्या था हमारे पास, इट इज अ डोमिनेटिंग, ठीक है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर बिल्कुल। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये जो राउंड शेप है ये क्या है? डोमिनेटिंग है। और येलो कलर क्या है? डोमिनेटिंग है। Thus yellow color was dominating over green and round shape dominant over the wrinkle. These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses between the yellow and green seeded plant and between round and the wrinkle seed plant। तो जो इन्होंने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी थे, तो हमने बात की थी कि इन्होंने सारे कैरेक्टर पे एक्सपेरिमेंट करवाए थे मोनोहाइब्रिड पे, तो जो रिजल्ट उनको वहां पे मिला था यहाँ पर भी उनको सेम वही मिला, कोई भी यहाँ पे उनको चेंज नहीं आया। उसके बाद तो यहाँ पे क्या है, अब अगर हम इनकी रेशियो की बात करेंगे ना इंडिविजुअल, तो रेशियो भी सेम वही आती है कि हमारे पास F2 जनरेशन में रेशियो क्या आती है? 3:1, तो यहाँ पर भी वही आती है। लेकिन जब डाई हाइब्रिड लेते हैं तो वहां पे रेशियो आ जाती है 9:3:3:1। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? लेट अस यूज द जीनोटाइप सिंबल Y फॉर द डोमिनेंट येलो सीड कलर एंड Y फॉर द रिसेसिव। ये ऐसे रीड करने की जरूरत नहीं है, हमने सारी चीजें कर ली कि हम वहाँ पे कौन कौन सा सिंबल यूज करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम आपकी कलर को देख रहे हैं तो वो भी आपका सेग्रीगेट करेगा 3:1 केस में, और जब राउंड और रिंकल्ड वाला करेंगे वो भी सेम आएगा जो हमने आपका मोनोहाइब्रिड में किया था। अब देखते हैं कि इसके बेसिस पे इन्होंने जब आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया है उसमें क्या क्या चीजें लिखी है इन्होंने। उसके बेसिस पे इन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमें नाम से पता चल रहा है कि जब भी 2 एलील सेग्रीगेट करेगी वो कैसे होती है? इंडिपेंडेंट मैनर में सेग्रीगेशन होता है उनका। ये हमने बात की थी ना कि कैसा प्रोसेस होता है, रैंडम होता है। कोई कहता है कि क्या हमारे कंट्रोल में है, हम बिल्कुल इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस जो भी हमने करवाया, फिनोटाइप क्या क्या नजर आए? क्या क्या थे? राउंड येलो, रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन। एक मिनट, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, ये राउंड येलो, हाँ रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन और आपका रिंकल्ड ग्रीन।
अपीयर हुए थे किस रेशियो में, 9:3:3:1. तो such a ratio was observed for several pair of character that Mendel study. वही बात है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट जस्ट ओनली इसी के लिए नहीं करवाया, जितने भी बाकी थे उन्होंने बहुत से क्रॉस करवा के देखा. तो रेशियो क्या है इनको F2 में, 9:3:3:1 can be derived as a combination series of 3 yellow 1 green with 3 round और आपका 1 red. एक्चुअली जो ये वाली रेशियो ये हमारे पास मोनोहाइब्रिड वाली है और कंबाइन करके डाइहाइब्रिड में हमें ये मिलती है. तो अब दिस डेविएशन कैन बी रिटन एज फॉलो, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 राउंड 1 रिंकल. ये समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है असीमता? असीमता आपको आ रहा है समझ में? ये यहाँ पे यस मैम. ठीक है, ये आपको मोनोहाइब्रिड का बता रहा है कि जब मोनोहाइब्रिड करेंगे तो हमारे पास F2 जनरेशन ये यही आएगा ना, 3 राउंड 1 रिंकल और 3 येलो 1 ग्रीन. तो जब हम इसका ये डाइहाइब्रिड में लिखेंगे तो हमारे पास 9 राउंड हो गए हैं, 9 राउंड येलो, 3 wrinkled yellow, 3 round green और आपका 1 आपका wrinkled green. So based upon such observation on the dihybrid cross. अब ये dihybrid cross क्या होता है? Cross between plants different two trait. जो आपकी ओनली दो ट्रेट के अंदर ही डिफर है. हमने पहले ही कर लिया था कि बाकी सारे ट्रेट उनमें सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ओनली दो ट्रेट के अंदर ही क्या आएगा, डिफरेंस आएगा. So Mendel proposes second set of generalization that we call Mendel's law of independent assortment. एक्चुअली जब हम बाकी बुक में पढ़ोगे ना तो इसको हम सेकंड लॉ बोलते हैं. फर्स्ट लॉ बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और सेकंड लॉ बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को. लेकिन एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट लॉ डोमिनेंस को दिया है, सेकंड लॉ ऑफ उसको दिया है, सेग्रीगेशन को दिया है. तो प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रखना. एनसीईआरटी में मिस्टेक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एनसीईआरटी वाला ही करना पड़ेगा वहां पे. तो मेंडल्स का भी लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट, दो ही हमने ट्रेट लिए थे वहां पे, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, जब हम कोई भी ट्रेट के टू पेयर्स लेंगे और उनको हाइब्रिड के अंदर कंबाइन करेंगे तो जब भी सेग्रीगेशन होगा वन पेयर ऑफ कैरेक्टर का तो टोटली इंडिपेंडेंट होगा अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर में. मतलब सिंपल सा मतलब है, राउंड जो हमारे पास शेप है उसका किसी भी कलर से कोई लिंक नहीं है, ओनली अपने ऊपर ही काम करेगा. कलर वाला कभी भी राउंड कभी भी शेप में इंटरफेयर नहीं करेगा. तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से मतलब ऐसे नहीं हुआ कि राउंड और येलो ले लिया तो राउंड येलो ही रहेगा, वो आपकी जुड़ नहीं गए, लिंक नहीं हो गए. ठीक है, तो सेग्रीगेशन जो होगा वन पेयर का दूसरे के साथ वो क्या होगा, टोटली इंडिपेंडेंट होगा अदर पेयर से. तो यही हमें बताता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो यहाँ पे क्या है कि जो ये अब यहाँ पे सारी बातें वही लिखी है कि पनेट स्क्वायर का यूज करके आप इजीली इसको बता सकते हो कि कहाँ पर क्या क्या आ रहा है. लेकिन फिर भी रीड कर ही लेते हैं, कई बार कुछ कुछ पॉइंट्स रह जाता है. तो यहाँ पे क्या, पनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन of the two pairs of genes during the meiosis and the production of egg and the pollen in the F1. तो आप सबको पता है कि हमें F1 में यही जीनोटाइप मिला था, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y प्लांट. So consider the segregation of one pair of gene. तो अब यहाँ पे ये मोनोहाइब्रिड वाले बता रहे हैं कि अगर आप सेग्रीगेशन करोगे तो हमारे पास यही होगा, 50% गैमेट क्या रिसीव करेंगे R और 50% रिसीव करेंगे स्मॉल r. Now beside each gamete having either R और R, मतलब एक गैमेट के पास या तो ये स्मॉल r होगा या ये वाला होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकते हैं. Now beside each gamete having, अच्छा it should also, अब जो कंसेप्ट हमने राउंड के लिए लिया है सेम कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे आपका कलर के लिए भी होगा. The important thing to remember here is that segregation of 50% R and 50% R is independent. ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये लॉ हमें यही तो बता रहे इतनी देर से कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दोबारा इस लाइन को रीड कर रही हूँ. इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे कि जब हमारे पास सेग्रीगेशन होगा 50% R का और 50% R का तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा किससे, फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ 50% Y एंड 50% Y. हाँ 50% स्मॉल y. ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Therefore 50% of R bearing gamete has Y and 50% has Y.
ये समझ आ रहा है असीमता? लैंग्वेज समझ आ रही है आपको? आ रही है समझ में? Yes, ma'am. Similarly, 50% are bearing gamete, this and 50% this. Thus there are 4 genotype of gamete. तो हमें 4 टाइप के gametes मिलते हैं, मतलब 4 टाइप के ही पोलेंस मिलेंगे और 4 टाइप्स के ही एग मिलेंगे। और वो 4 टाइप के कौन कौन से होंगे? ये वाले, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ये दिस with a frequency of 25% or 1/4 of the total gamete produced। समझ आया आपको कि 4 में से कुछ भी बन सकता है, कुछ भी। So when you write down the 4 type of egg and pollens on two side of a Punnett square, it is very easy to derive the composition of zygote that gives rise to a plant। मतलब क्या बनेगा? So although there are 16 square, how many different type of genotype and phenotype are formed? तो बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो हम वहां पे 16 स्क्वायर बनते हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन 16 बनेंगे, जिसमें से हमारे पास टोटल फिनोटाइप कितने हैं? फिनोटाइप बनते हैं टोटल 4 और जीनोटाइप टोटल बनते हैं 9। So can you using the Punnett square data work out the genotype ratio? हाँ देखो, यहाँ पे पूछा कि जीनोटाइपिक रेशियो बतानी है आपको F2 स्टेज की and fill in the format given। Is the genotypic ratio also this? तो आंसर is no। जीनोटाइपिक रेशियो सेम नहीं है। फिनोटाइपिक रेशियो आती है 9:3:3:1, लेकिन जीनोटाइप फाउंड इन F2। कितने जीनोटाइप हमें नजर आते हैं? टोटल 9 नजर आते हैं। उनकी रेशियो क्या है? एक मुझे अब बुक लेकर आया, तो रेशियो 4 1 है, 4 2 है और 1 4 है। तो आप किसी और को लिख दो ये। नहीं, अगर हमें उसकी बेसिस पे लिखना होगा तो 1:2:4:1:2:4:1:2:1 बताओ बताओ। हम 1:2 आप लिख दो, नहीं रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 1 रेशियो 2, या फिर नहीं मैम वहाँ पे पहले 2 आएगा, 4 के साथ 2 राइट हैंड साइड में, यहाँ पे 2 है, ये 2 आएगा, फिर आएगा या कैसे भी लिख लो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 9 जीनोटाइप पॉसिबल है और फिनोटाइप कितने टोटल? 4। ऐसे एक्सपेक्टेड तो हाँ वही है, एक्सपेक्टेड फिनोटाइप तो 2 ही थे, क्योंकि हमने आपके राउंड येलो और रिंकल ग्रीन लिए थे। तो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप 2 थे, लेकिन हमें कितने नजर आए थे? हमें 4। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो इस पे भी असीमता क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जीनोटाइप दे दी, मान लेते हैं हमारे पास ये वाला जीनोटाइप देते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कितने टाइम वहां पे रिपीट हो रहा है, हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? समझ आ रहा है आपको कैसे क्या बात कर रहे हैं हम? Yes, ma'am. ठीक है, तो आज हमने इतना ही करना था आपका। बाकी पोर्शन जो है हम आपका फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वाली चीजें तो चलो आपने से 10 तक भी की ही थी, ठीक है। हाँ मतलब आपका मोनो डाया तो आपने पहले भी किया है। इसके बाद अब हम आपकी ना नेक्स्ट करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी भी कर सकते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी करेंगे, उसके बाद फिर डेरिवेशन पे आएंगे। जैसे थोड़ा सा पार्ट में इधर लेकर भी आएंगे क्रोमोसोमल थ्योरी का। चलो 2 मिनट में इसको रीड कर ही लेते हैं, क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो हमारे पास 2 साइंटिस्ट ने दी थी, लेकिन एक्चुअली दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग काम किया था और सेम टाइम पे काम किया था। क्या करेंगे तो कर ली बिल्कुल ही। मैं तो ऐसे देख रही हूँ कहाँ पर है, क्योंकि जब आप क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ोगे ना, वहां पे भी दोबारा यही कंसेप्ट आएगा कि ये आपके सेपरेट होते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो मतलब ये चैप्टर तो ऐसा है आपका प्लस 1 का, नहीं प्लस 1 में आता है ना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो हर जगह यूज होता है, हर जगह। अगर आपको वो नहीं आता तो आपको बहुत चीजें आपको समझ में नहीं आएगी।
तो ध्यान रखना हमारे पास जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये आपकी ना उसके बाद ही आई। देखो बहुत जितने भी काम थे वो सारे मेंडल का, हाँ मतलब 1900 के बाद ही हुए, जो मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया था। तो क्रोमोसोमल थ्योरी जो है हेरिडिटी की वो भी तभी आई। ये हमें बस ये बता दी कि जो मेंडल जिसको फैक्टर बोला और क्रोमोसोम के कुछ जीन्स होते हैं उनका क्या क्या पैरेललिज्म है, क्या क्या सिमिलरिटी है, दोनों सेम ही है। ध्यान रखना ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी जो है हेरिडिटी की, ये हमारे पास वॉल्टर सटन और एक ये वाले जर्मन के साइटोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट थियोडर बोवेरी, इन दोनों ने दिया था सेम टाइम। तो एक्चुअली उन्होंने इसका कंक्लूजन सेम निकाला था, लेकिन काम दोनों ने अलग अलग किया था। लेकिन जब आपको क्वेश्चन आता है ना कि क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था, तो यहाँ पे दोनों का ही नाम आता है, वॉल्टर सटन और आपकी थियोडर बोवेरी, क्योंकि दोनों ने सेम ही बातें बोली। और ये भी हमारे पास 1900 के बाद ही आई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और इसमें सारी बातें जब आप पढ़ोगे इसमें सब कुछ मियोसिस की ही सारी बातें हैं कि मियोसिस में क्या होता है, मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल आपस सेग्रीगेट होते हैं, कंबाइन होता है। तो अगेन वही बात है कि अगर आपको नहीं आता तो अगर आप पढ़ोगे तो प्रोफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में क्या हो रहा है, सारी बातें वही। ठीक है सिंधु, तो बाकी पोर्शन फिर हम आपका कल करेंगे सर। ओके मैम। चलो ठीक है, फिर मैं आपका सेशन एंड कर दूँ फिर।